नो लिमिट डाइविंग का रिकॉर्ड फिर से बनाने के प्रयास में ऑन्ड्रे मेस्ट्रे, जो पहले इस खिताब की धारक थीं, ने नो लिमिट डाइविंग का रिकॉर्ड तोड़ने का मिशन शुरू किया, जिसे तान्या स्ट्रीटर, एक साथी गोताखोर, ने पार कर तोड़ दिया था। ऑन्ड्रे का पहला रिकॉर्ड 427 फीट की गहराई का था, लेकिन तान्या ने 525 फीट तक जाकर इसे तोड़ दिया। बेशक ऑन्ड्रे ने अपना स्थान खोते देखा और रिकॉर्ड फिर बनाने का फैसला किया, जो अंततः उसकी जान ले लेगा। साल 2002 था, 17 अगस्त को, जब तान्या स्ट्रीटर ने गोताखोरी जगत में हलचल मचाने का फैसला किया, गहरे पानी में उतरकर भौतिकी के नियमों को चुनौती देते हुए और मानव शरीर की प्राकृतिक और जैविक सीमाओं को पार करते हुए। गहराई में गोता लगाते हुए, जहां पानी का दबाव पृथ्वी की सतह से 2 गुना था और सिर्फ 35 सेकंड में वह 166 फीट से ज्यादा नीचे चली गई थी। धातु के स्लेज का इस्तेमाल करके उसने 166 फीट की अविश्वसनीय गहराई तक उतरना जारी रखा। लोग मानते थे कि समुद्र में उतरने की यही सीमा है किसी इंसान के लिए, जहां पानी का दबाव संभाल पाने लायक था। पर तान्या को अभी लंबा सफर तय करना था ऑन्ड्रे का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। नीचे की गहराई में उतरना सिर्फ एक साधारण काम नहीं था, पर वो जानती थी कि शरीर कैसे काम करता है और कैसे तेजी से ढल सकता है। उसका शरीर मजबूत दबाव से निपटने के लिए कुछ अद्भुत कर रहा था। उसका शरीर प्लाज्मा नाम के एक उत्तेजक तरल से भरा था, जो उसे भारी दबाव सहने में मदद कर रहा था। इसके अलावा वह अपने शरीर की सीमाओं को परखने और उन्हें पार करने का प्रशिक्षण ले रही थी। और जैसा कि सभी डाइविंग कहानियों में होता है, एक डरावनी घटना हुई। 114 सेकंड की डाइविंग के बाद वह 360 फीट की गहराई तक पहुंच गई, और तभी कुछ बेहद खतरनाक हुआ। सतह पर उसने बहुत ज्यादा सांस ली थी, जिससे उसके फेफड़े बहुत भारी हो गए थे। इतनी गहराई पर दबाव के कारण वह बीच में कहीं बेहोश हो गई। लेकिन आखिरकार 2 मिनट बाद वह अपने लक्ष्य तक पहुंची, 525 फीट, जो 2001 में ऑन्ड्रे मेस्ट्रे का रिकॉर्ड तोड़ता था। जैसे ही वह सतह पर वापस आने लगी, कुछ जानलेवा हुआ। नाइट्रोजन नार्कोसिस। चक्कर और बेचैनी शुरू हुई, पर उसने सोचा कि अगर वह मर गई तो परिवार और दोस्त कैसे दुखी होंगे। आखिरी कोशिश में उसने यंत्र को सक्रिय किया और जेट की तरह सतह पर लौटी ऑन्ड्रे की सीमा को लगभग 100 फीट तोड़कर अपना नाम डाइविंग के इतिहास में दर्ज कर दिया। जन्म हुआ 11 अगस्त 1974 को। ऑन्ड्रे का जन्म फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ था। अधिकांश साहसी खोजकर्ताओं की तरह ऑन्ड्रे को भी समुद्र और तैराकी से गहरा लगाव था। मात्र 2 साल की उम्र में उसने 25 मीटर तैराकी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। अविश्वसनीय है ना? लेकिन उसके कारनामे यहीं नहीं रुके। सिर्फ 13 साल की उम्र में उसने स्कूबा डाइविंग शुरू कर दी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर उसके जीवन ने एक अनपेक्षित मोड़ लिया जब उसे टाइफाइड बुखार से स्कोलियोसिस नामक बीमारी हो गई, जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी को मोड़ दिया, जिससे उसका शारीरिक स्वरूप विकृत हो गया। इस स्थिति से निपटने के लिए उसे शरीर को सहारा देने हेतु प्लास्टिक कोर्सेट पहनना पड़ा। वह इस भारी कोर्सेट को केवल तैरते समय ही उतारती थी। नतीजतन वह अपना अधिकतर समय पानी में बिताती थी, क्योंकि यही एकमात्र जगह थी जो उसे सबसे ज्यादा खुश करती थी। आगामी वर्षों में ऑन्ड्रे का परिवार मेक्सिको चला गया, जहां समुद्र के प्रति उसका जुनून उसे विश्वविद्यालय के दौरान ला पाज में पढ़ने और मरीन बायोलॉजी में मेजर करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। मानव शरीर गहरे समुद्र में गोताखोरी पर कैसे प्रतिक्रिया देता है, इस पर शोध करते हुए वह एक असाधारण गोताखोर से मंत्रमुग्ध हो गई, जो समुद्री अन्वेषण, प्रतिस्पर्धी भावना और सांस रोकने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। डाइविंग जगत के दिग्गज फ्रांसिस्को पिपिन फेरेरास। बड़े होते हुए पिपिन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनमें कई कमियां थीं और दूसरे उन्हें सामान्य नहीं मानते थे। फिर भी वह उन्नति करते रहे और चलने से पहले ही तैरना सीख लिया। उनकी विकलांगता ने उन्हें डाइविंग जगत में सर्वश्रेष्ठ बनने से नहीं रोका।
1996 में जब ऑन्ड्रे शोध कर रही थी, पिपिन ने पास में गोता लगाने का कार्यक्रम बनाया। ऑन्ड्रे ने उनका साक्षात्कार करने का फैसला किया। उनकी मुलाकात के बाद वे एक दूसरे को पसंद करने लगे और उनका रिश्ता खिल गया। वे एक दूसरे के लिए दृढ़ संकल्प और प्रेरणा के प्रतीक बने, डाइविंग और रोमांटिक यात्रा दोनों में। 1999 में इस जोड़ी ने शादी की और तब चीजें दिलचस्प हुईं क्योंकि वे रिकॉर्ड बनाने वाली जोड़ी बन गए, कई डाइव करते और पुरुष महिला मानकों को आपस में बांटते हुए। फ्री डाइविंग में आईडीए ने सख्त सुरक्षा मानक तय किए, जोखिम भरे व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए। एक प्रतिस्पर्धी और ऊर्जावान गोताखोर होने के नाते पिपिन को नियम बहुत कठोर लगे। बहुत सख्त था और उसकी जरूरतों को पूरा नहीं करता था। इसलिए उन्होंने IAFD नाम से अपना नियामक निकाय बनाया, जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फ्री डाइवर्स है। रुकिए एक मिनट। फ्री डाइवर्स, हम यहां उनका मकसद समझ सकते हैं। एक ऐसा नियामक निकाय बनाना जहां प्रतिबंध उनके लिए समस्या ना हो। 2000 में पिपिन ने 525 फीट की गहराई तक एक रिकॉर्ड तोड़ डाइव का फैसला किया। वो कर गया, पर ऊपर आते वक्त बेहोश हो गया, जिससे उसकी डाइव अमान्य हो गई। इस प्रयास के बाद उसने अपनी पत्नी ऑन्ड्रे पर ध्यान दिया और उसे खतरनाक डाइव के लिए प्रेरित किया। उसने 410 फीट तक डाइव करके एक रिकॉर्ड बनाया। हालांकि ऊपर आते वक्त वो बेहोश हो गई। IAFD के नए नियमों के तहत रिकॉर्ड मान्य था और अगले साल ही उसने 427 फीट तक डाइव करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर 2002 में, एक साल बाद, तान्या ने रिकॉर्ड तोड़ने की ठानी और वाह, उसने कर दिखाया। उसने न सिर्फ रिकॉर्ड की बराबरी की, बल्कि ऑन्ड्रे के 427 फीट को बहुत पीछे छोड़ दिया। इस शानदार उपलब्धि ने ऑन्ड्रे और पिपिन की टीम पर भारी दबाव डाला। उन्हें अपना खेल सुधारना था और प्रशिक्षण तेज करना था ताकि खोया रिकॉर्ड वापस पा सकें। अनजान की इस प्रक्रिया को तेज करने से आपदा हो सकती है। आखिरकार 9 अक्टूबर 2002 को ऑन्ड्रे एक अभ्यास गोते में 568 फीट की गहराई तक पहुंची। इससे उनकी टीम को लगा कि वह एक सांस में 561 फीट तक जा सकती है और अपना स्थान वापस पा सकती है। इस दौरान ऑन्ड्रे कभी कभी दुखी थी क्योंकि वह और उसका पति अज्ञात कारणों से लगातार झगड़ते थे। हालांकि अफवाहें थीं कि ऑन्ड्रे गोता लगाने के बाद तलाक लेने की सोच रही थी। अफसोस, गोता लगाने का दिन आ गया। 12 अगस्त 2002 का दिन था। ऑन्ड्रे के अभ्यास डाइव के महज 3 दिन बाद सबको हैरान करते हुए उसने खुद को अलग कर लिया, टीम से बातचीत बंद कर दी और उन्हें अपने डाइव गियर के पास न आने को कहा। उसने सहायक कर्मचारियों को भी दूर रहने को कहा। पिपिन घबरा रहा था, पर किसी को भी रिटर्न बैग के लिए टैंक की जांच करने की इजाजत नहीं थी, जो कि डाइव से पहले 2-3 बार चेक किया जाना चाहिए था। और भी चिंताजनक बात यह थी कि कई सुरक्षा डाइवर उस दिन नहीं आ पाए। एक महत्वपूर्ण सुरक्षा गोताखोर जो 427 फीट पर होना था, दुर्भाग्य से एक गुफा डाइविंग में मारा गया था और इस कमी को कभी ठीक से संबोधित नहीं किया गया। इससे गोता योजना में एक गंभीर कमी रह गई। आमतौर पर गोता के विभिन्न चरणों में मजबूत समर्थन होना जीवन बचाने वाला उपाय होता है। उदाहरण के लिए, जब तान्या ने रिकॉर्ड तोड़ा, उसके आसपास 16 सतही गोताखोर थे जो सुनिश्चित कर रहे थे कि कुछ गलत ना हो। ऑन्ड्रे के मामले में केवल 2 सुरक्षा गोताखोर थे, एक 263 फीट की गहराई पर और दूसरा 568 फीट की अधिकतम गहराई पर। 427 फीट पर गायब समर्थन गोताखोर को कभी नहीं बदला गया, जिससे समन्वय में बड़ा अंतर आया और आपात स्थिति से निपटने की क्षमता कम हो गई। इन चिंताजनक चूकों के बावजूद पिपिन के स्वनिर्मित नियामक संस्था IAFD द्वारा स्वीकृत इस गोता को आगे बढ़ने की अनुमति दी गई। इस फैसले ने IDA के नियमों को नजरअंदाज किया, जो सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करते थे और संभावित आपदा को रोक सकते थे। जोखिम और जटिलताओं के बावजूद पिपिन ने गोता लगाने की मंजूरी दी और ऑन्ड्रे ने गहराई में उतरना शुरू किया। तो एक गहरी सांस लेकर ऑन्ड्रे ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए समुद्र में उतरना शुरू किया। हालांकि जैसे ही उसने शुरुआत की, दल के सदस्यों को लगा कि कुछ गड़बड़ है, पर वे बता नहीं पा रहे थे कि क्या।
564 फीट पर तैनात दूसरे गोताखोर पास्कल बर्नब्यू ने देखा कि केबल सही तरह से काम नहीं कर रही थी, जो कुछ गलत होने का संकेत था। इस समय तक उतरना शुरू हो चुका था और ऑन्ड्रे रिकॉर्ड तोड़ने की राह पर थी। लक्ष्य था कि ऑन्ड्रे लगभग 3 मिनट में अंतिम गहराई तक पहुंचे, पर वह 2 मिनट 22 सेकंड में ही पहुंच गई। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक चल रहा है और योजना के अनुसार है, लेकिन जब वापस ऊपर आने का समय आया तो आपदा आ गई। सतह पर लौटने के लिए उसका 3 चरणीय तरीका काम नहीं कर रहा था। उसने बार बार गुब्बारा फुलाने की कोशिश की, पर बेकार। फिर बर्नब्यू आया और पानी के नीचे गुब्बारे जैसे बैग में हवा भरने की कोशिश की, पर कोई गति नहीं थी। ऊपर की ओर गति बहुत धीमी थी। इस समय साफ हो गया कि ऑड्रे समय पर सतह तक नहीं पहुंच पाएगी। दूसरे गोताखोर की जरूरत अब साफ थी, जो ऑड्रे को ऊपर आने में मदद करता। सतह पर पूरी टीम दिल थामे ऑड्रे के लौटने का इंतजार करती रही। 262 फीट पर तैनात पहले गोताखोर ने ऑड्रे का कोई निशान नहीं देखा और घबराने लगा। पास्कल ने उसे लगभग 374 फीट पर बेहोश देखा, तुरंत पकड़ा और ऊपर की ओर बढ़ने लगा। तब तक पिपिन ने स्कूबा सूट पहन लिया था और अपनी जान जोखिम में डालकर पत्नी को बचाने समुद्र में उतर गया। फिर भी वह नीचे चला गया। जब बैग ऑन्ड्रे के बिना सतह पर आया तो सभी को लगा कि कुछ बहुत गलत हुआ है। 255 फीट पर पास्कल पिपिन से मिले और दोनों मिलकर ऑन्ड्रे को ऊपर लाए। पानी से निकलते ही पिपिन ने अपनी पत्नी पर सीपीआर शुरू किया, क्योंकि उसकी नब्ज अभी चल रही थी। नाव पर लाने पर मौजूद डॉक्टर, जो सिर्फ एक दंत चिकित्सक था, को कुछ समझ नहीं आया। वे उसे जांच के लिए किनारे ले गए, लेकिन तब तक पहुंचते पहुंचते वह मर चुकी थी। ऑन्ड्रे की 28 साल की उम्र में दर्दनाक मौत हो गई। चौंकाने वाली बात है कि इस मामले में कोई जांच नहीं हुई, क्योंकि डोमिनिकन गणराज्य में परिवार को ही जांच की मांग करनी होती है, पर किसी ने नहीं की। नतीजतन मामला अनसुलझा रह गया। भले ही कुछ लोगों ने पिपिन पर अपनी पत्नी ऑन्ड्रे की हत्या का आरोप लगाया था, हालांकि उनके करीबी लोग इससे सहमत नहीं थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जांच से पता चला कि कई चीजें गलत हुईं, जिसके कारण ऑन्ड्रे की मृत्यु हो गई। सबसे पहले गोताखोरी की रस्सी सामान्य से पतली थी। इसे घर्षण कम करने के लिए बनाया गया था, पर इसने स्थिति बिगाड़ दी, क्योंकि यह अस्थिर थी और चढ़ाई को धीमा कर दिया। इसके अलावा अभ्यास गोताखोरी के दौरान एक जरूरी हिस्सा टूट गया और अंत में गोता बैग में हवा की कमी थी। ऑन्ड्रे मेस्ट्रा को 561 फीट की सबसे गहरी नो लिमिट डाइव के लिए EFD पुरस्कार मिला और 2002 में उन्हें वुमेन डाइवर्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। फिर 2003 में पिपिन ने ऑन्ड्रे के 561 फीट के रिकॉर्ड की बराबरी की। उनकी याद में इस सीमा को पार न करने का फैसला किया। अब तक किसी ने तान्या का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। शायद ऑन्ड्रे ही ऐसा कर सकती थी, पर अफसोस वो चली गई। ऑन्ड्रे मेस्ट्रा की कहानी एक्सट्रीम डाइविंग के खतरों की याद दिलाती है। उसका जुनून मानव क्षमता को आगे बढ़ाता था, पर अंत में उसकी मौत का कारण बना। नो लिमिट डाइविंग के जोखिम स्पष्ट हैं, सुरक्षा सबसे जरूरी है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और याद रखें, किसी भी साहसिक कार्य में सुरक्षा पहले। जिज्ञासु रहें, पर सुरक्षित रहें।